जिंदल आई एंड डेंटल केयर, जो कि वृद्धाश्रम रोड श्री गंगानगर में स्थित है। जिंदल आई केयर आंखों के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यहाँ पर लेजिक लेजर आदि मशीनों से आंखों की जांच, बच्चों के आंखों के हर प्रकार की बीमारियों का इलाज, शुगर के मरीजों के आंखों के पर्दों का इलाज, काले मोतिये का ऑपरेशन और अलग अलग तरीके की सुविधाएं मौजूद हैं। डॉक्टर संजीव जिंदल और डॉक्टर नीतू जिंदल जी हमेशा ही मरीजों की देखभाल के लिए तैयार रहते हैं। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने जिंदल आई केयर का विशेष दौरा किया। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर जिंदल जी के साथ। डॉक्टर जिंदल जिन्होंने पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दी है आई के फील्ड में, और अभी गंगानगर में हम लोग देख सकते हैं कि हार्ट ऑफ द गंगानगर इनका जो क्लिनिक है खुला हुआ है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। शुक्रिया साहब। मैं डॉक्टर संजीव जिंदल, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। मैं गंगानगर में पिछले 14 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने MBBS DMC लुधियाना से की, उसके बाद MS मैंने PG रोहतक से की। उसके बाद मैं स्वामी जी के पास यहाँ 4 साल उनके साथ उनकी सेवा की और वहाँ काम सीखा। उसके बाद यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं अपनी गंगानगर वासियों की सेवा कर रहा हूँ। और जो हमारा हॉस्पिटल है जिंदल आई एंड डेंटल केयर, इसमें आई और डेंटल की हाई क्वालिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आई में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा, जैसे कैटरेक्ट, सफेद मोतिया, काला मोतिया, जिनका चश्मे का नंबर ज़्यादा हो, लेसिक लेजर, शुगर वाले मरीजों का जिनका आँख के पर्दों पे असर है, उसका इलाज करना, उसकी जांच करनी, उसका इलाज करना, वो सारा कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा जब 4 साल का तजुर्बा है जिसमें हजारों की गिनती में पेशेंट्स चैरिटी के रूप में आपने वहाँ सेवा की है, और आज भी जिंदल हॉस्पिटल भी एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आपका जो माइंड सेटअप है वो वही है कि हमने मरीजों को एक नई जिंदगी देनी है, और उसी कंसेप्ट को लेकर आप यहाँ भी चल रहे हैं। और वही जो आपकी रेस है यहाँ पर भी सेवाएं करने की दिल में है। जो कोई भी लोड बंद आ रहा है कि और आ रहा है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सेवाएं आपके मन में है। जैसे आपने सेवा वहाँ की है, एक नाम उस हॉस्पिटल का भी बनाया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा साहब आपने। जो स्वामी जी का आशीर्वाद है, अब भी उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे है। ब्रह्मदेव जी के उनके वहाँ पे मैंने काम सीखा। 4 साल में लोग जो गरीब लोगों के उनके लिए निःशुल्क जो हम सेवाएं देते थे, ऑपरेशन करते थे, वही अब अपने सेटअप पे भी हम जो पुअर पेशेंट है उनका रियायती दरों पे या कभी जरूरत पड़े तो उनका कैंप लगा के फ्री में भी हम सर्जरी करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की
कि एक ज़माना था जब ये जो आंखों के ऑपरेशन थे बहुत ज़्यादा जटिल होते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, और जैसे जैसे आपने वो पहले वाला समा भी देखा हुआ है, लेकिन आजकल जैसे स्माइल की विधि तक भी लोग पहुंच चुके हैं और बहुत नई नई मशीनरी जो है आपने यहाँ इंस्टॉल की अपने बड़े हॉस्पिटल में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले चलो हम लेसिक के बारे में बात करते हैं। आपने स्माइल वर्ड यूज़ किया। स्माइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेसिक के लिए। लेसिक क्या चीज़ है? बेसिकली 18 से 40 की एज में जिनके चश्मे का नंबर लगा होता है, उनको सबको, स्पेशली गर्ल्स को, मैरिज पर्पस के लिए, और के लिए उनको चश्मा उतारने में रहता है। अभी हम चश्मा उतारें, कैसे भी उतारें, तो उसके लिए अपने या तो कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं, या लेसिक लेजर आता है, या ICL आता है। लेसिक लेजर में आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है वो फेमटो लेजर चल रहा है या स्माइल चल रहा है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पुतली की ऊपर की परत उतार के लेजर करते हैं। लेजर से वो चश्मा हट जाता है, दोबारा पुतली पे परत वैसे ही लगा देते हैं। और जो स्माइल टेक्नोलॉजी है, स्माइल में क्या करते हैं, हम लेजर नहीं करते, हम आंख के अंदर से एक लेंटिक्यूल निकालते हैं। चीज़ वही है, मोटो अपना सेम है, चश्मा उतारना, और ये दोनों चीज़ें हाईली सक्सेसफुल है और पेशेंट लाइफ लॉन्ग तक बिना चश्मे अपना काम चलाता है। आज से 15-20 साल पहले जब मोती का ऑपरेशन होता था, तब पेशेंट को होता था कि हमें एक हफ्ता हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, साथ में उसके रिलेटिव्स को भी हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, और 7-7 दिन उसके हरी पट्टी बंधी रहती थी। पर जो कैटरेक्ट सर्जरी में, आई में एडवांसमेंट हुई है, मेरे को नहीं लगता और किसी फील्ड में इतनी एडवांसमेंट हुई है। आजकल तो हम 2.2 mm या 2 mm की इंसिजन से सारा ऑपरेशन करते हैं, और आंख में कोई इंजेक्शन नहीं लगता, टॉपिकल करते हैं, और उसके बाद आंख में कोई पट्टी नहीं होती, पेशेंट गॉगल्स लगा के जाता है। और कुछ पेशेंट हमारे पास अबोहर से आए हैं जो ऑपरेट करा के खुद ड्राइव करके अबोहर वापस गए हैं। और बात परहेज की रही, परहेज की मैंने जैसा आपको बताया ही है, अभी खुद पेशेंट्स अपना खुद ड्राइव करके अबोहर गए हैं, तो परहेज कुछ नहीं रहता। सिर्फ परहेज किस चीज़ का होता है कि आंख में नॉर्मल पानी, साबुन का पानी या नॉर्मल पानी 1 हफ्ता आंख में ना लगे, बस वो एक परहेज रख लें, उसके अलावा और कोई परहेज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जो आपने बहुत ही अपनी सेवाओं के साथ बनाया हुआ, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं कि अगर जब भी कोई बंदा अंदर आ जाता है तो तकरीबन उसको आंखों के जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो सारी मिलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने कोशिश की है कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक बात तो सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल है, यहाँ चश्मे की जांच से लेके लेसिक का सारा अंडर वन रूफ होता है। जब भी कोई पेशेंट आता है तो पहले तो उसका प्राइमरी चेकअप होता है, चश्मे की जांच, नंबर क्या है, आंखों का प्रेशर क्या है, फिर वो पेशेंट मेरे पास आता है, उसका मैं स्लिट लैब में डिटेल एग्जामिनेशन करता हूँ, आंख का पर्दा चेक करते हैं, फिर उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसको सोल्यूशन बताया जाता है। जो मोती वाला पेशेंट आता है उसके ए स्कैन करके, OCT करके, हम लेंस का नंबर निकाल के उससे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार का उसको आवश्यकता है लेंस की, उस प्रकार उसको मोटिवेट करते हैं ये लेंस आपके लिए ठीक है, उस हिसाब से आगे प्रोसीड करते हैं। और जिसका चश्मे का नंबर है तो उसको लेसिक के गाइडलाइंस के हिसाब से लेसिक के बारे में डिटेल बता के लेसिक सर्जरी के लिए उसको एडवाइस करते हैं। जैसा आपने वो ज़माना जब एक साइलेंट किलर काला मोतिया था, और आज भी नो डाउट कि काला मोतिया साइलेंट किलर है, लेकिन आपने बहुत अवेयरनेस फैलाई। जब आप हॉस्पिटल में थे स्वामी जी के पास भी, तब भी आपने लोगों को बहुत अवेयर किया और बहुत लोगों की आंखें बचाई, और यहाँ पर भी आप ये जो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि काला मोतिया जो है उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो समय रहते आपके पास आ जाता है तो वो निगाह जो उसकी बकाया है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आपने बिल्कुल बहुत सही कही, समय रहते काले मोती में समय बहुत मेजर फैक्टर है। अगर अर्ली डायग्नोसिस काले मोती का हो जाए तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे अपना शरीर का BP है, BP अर्ली डायग्नोस हो जाए, पेशेंट टैबलेट लेता रहता है और लाइफ लॉन्ग अपनी रूटीन एक्टिविटी करता रहता है। वैसे ही आंख का प्रेशर बढ़ना, उसको काला मोतिया कहते हैं। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अर्ली डिटेक्शन के लिए कुछ जांचें होती हैं। एक तो आंख का प्रेशर होता है, मेन सबसे बड़ा मेन चीज़ है वो आंख का प्रेशर है। आंख का प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। और एक पेरीमेट्री और OCT होती है। यही जांचें करके अगर हम जल्दी डायग्नोस कर लें तो हम पेशेंट की लाइफ लॉन्ग विजन बचा सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर प्रॉब्लम क्या है इसमें, कुछ पेशेंट्स हमारे पास लेट आते हैं, इधर उधर जाके और करके वहाँ बिना दवाइयों के, बिना सर्जरी के काला मोती ठीक हो जाए, वो लेट से चीज करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमारे भी हाथ खड़े रहते हैं, तब हम चाह के भी पेशेंट की विजन बचा नहीं सकते। देखो, जैसे डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बीमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले आंख में एंक लगने की बात की है, जो मैरिजेबल
एजेस की लड़कियां हैं, लड़के हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ड्राइनेस बहुत आती है और आप लोग आंखों में जो चश्मे हैं वो डॉक्टर साहब के पास आएंगे तो हटा सकते हैं। डॉक्टर साहब उसके बारे में क्या करना चाहिए चश्मा हटाने के बारे में? चश्मा हटाने में जो मिनिमम एज है वो है 18+, 18 से ऊपर, और 40 तक हम 18 से 40 के बीच में बॉयज़ और गर्ल्स को रिकमेंड करते हैं भी जिनका नंबर स्टेबल चल रहा है कम से कम 6 मंथ्स के लिए वो लेसिक करवा सकते हैं। लेसिक करवाने से पहले कुछ क्राइटेरियाज है। एक सबसे पहले है 18 एज जो है वो 18+ होनी चाहिए। उसके बाद नंबर शुड बी स्टेबल 6 मंथ्स टू 1 ईयर, मिनिमम इतना नंबर स्टेबल होना चाहिए। और एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पेंटाकैम। पेंटाकैम करके हम पुतली का डिटेल एनालिसिस करते हैं, पुतली की मोटाई कितनी है, एंटीरियर फ्लोट, पोस्टीरियर फ्लोट क्या है। अगर वो सारा कुछ नॉर्मल आता है तो पेशेंट को हम लेसिक के लिए टेकअप करते हैं। और लेसिक सर्जरी के बाद ड्राइनेस तो थोड़ा बहुत होता ही है, पर उसके लिए क्या है, जो पेशेंट लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डालता है, कुछ और ड्रॉप्स डालता है, तो 7 to 10 डेज में बिल्कुल रिकवर कर जाता है। उसके बाद अपनी रूटीन एक्टिविटी कर सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से शुगर का एपिडेमिक है जो बहुत ज़्यादा पंजाब में बढ़ रहा है, अपने सारे स्टेट्स में हम लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, गंगानगर यहाँ पर हम बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिच फूड है और वही जो पंजाब के साथ लगने के कारण यहाँ पर भी वही शुगर का जो एपिडेमिक है बहुत ज़्यादा है और उसके लिए आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों की सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर का पेशेंट है, जब शुगर हो जाए तभी उसको अर्ली स्टेजेस में उसको भी अपना डायग्नोज जब शुगर का हो जाता है तो आइज को सोचे कि मैं साथ में आइज वाले को रखना ही। बिल्कुल सही कहा आपने। शुगर का सबसे पहले अफेक्ट ही आंखों के पर्दों पे पड़ता है, तो इस करके हम और फिजिशियंस ये पेशेंट प्रोवाइड करते हैं जब भी शुगर डिटेक्ट होती है सबसे पहले आंख का पर्दा चेक करना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं फंडस एग्जामिनेशन। एक तो जब भी डिटेक्ट हो शुगर तब फंडस एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसके बाद हर साल एक बार आंख का पर्दा जरूर चेक करवाना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ही जाके चेक करवाना चाहिए। ऐसे नहीं भी आप ऑप्टिकल शॉप पे नंबर चेक करा लिया, उससे आपका काम नहीं चलेगा। एक बार साल में एक बार आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास विजिट जरूरी है। उसको आप डिटेल बताइए, मेरे को इतने साल से शुगर है और मेरे को आंख का पर्दा चेक करवाना है। आंख का पर्दा चेक करके ही हमें शुगर का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और शुगर का इफेक्ट अर्ली स्टेजेस पे तो जो मिनिमम इफेक्ट है उसको हम क्लियर कर सकते हैं, उसको टेक केयर कर सकते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना आए, पेशेंट की विजन पे इफेक्ट ना आए। तो प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास लेट स्टेज पे आते हैं, आंख पे खून के धब्बे, ब्लड एक्सुडेट्स बहुत ज़्यादा कुछ आ जाता है, तब हम चाह के भी पेशेंट की विजन जो नॉर्मल विजन होती है वो रिस्टोर नहीं कर सकते। उसमें हम लेजर करते हैं, आजकल इंजेक्शन आ गए, बहुत बड़े इंजेक्शन आ गए जिसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। वो करने के बावजूद भी लेट स्टेजेस पे पेशेंट को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसा हम आपसे जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जिन लोगों के मदर फादर को या किसी बहन भाई को काले मोतिये का एपिडेमिक पहले उसके कारण उनकी आंखों में रोशनी की प्रॉब्लम आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि उनको जरूर मतलब इसका चेकअप कराना चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर पहले से लेना चाहिए? बिल्कुल, ग्लूकोमा में फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन जो आपके मदर फादर है या उनके आगे मदर के आगे जो पेरेंट्स हैं उनका लिंक करता है, तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब वेरी बिगिनिंग जब आप बॉय गर्ल हो तभी आपको ये फैमिली हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस मानते हुए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास साल में एक बार विजिट करना चाहिए, अपना बेसलाइन एग्जामिनेशन करना चाहिए। बेसलाइन में क्या आता है, एक तो आपका आंख का प्रेशर, एक ओसीटी और एक पेरीमेट्री। वो बेसलाइन एग्जामिनेशन आपको हर साल करवाना चाहिए। उस बेसिस पे ही पता लगेगा हमें कि काला मोती आपको हो तो नहीं रहा, क्योंकि जो जुवेनाइल ऑनसेट ग्लूकोमा होता है वो फैमिली हिस्ट्री के साथ बहुत उसकी एसोसिएशन है। और कई बार क्या होता है, ग्लूकोमा में जरूरी नहीं कि हर बार प्रेशर बढ़ेगा। कई बार हम एक टर्म है उसको कहते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, उसमें क्या होता है प्रेशर नॉर्मल होता है फिर भी काला मोतिया होता है। तो उस चीज़ को हमें डायग्नोस करने के लिए ओसीटी और पेरीमेट्री रिकमेंड है। उस बेसिस पे ही हम आंख का पर्दा, ओसीटी, पेरीमेट्री चेक करके ही डायग्नोस बना पाते हैं भी आपको नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा या ग्लूकोमा है। उस बेसिस से हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव गॉट अ ग्रेट डाटा, और हम चाहेंगे कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो अभी राजस्थान में भी ऑन हुआ है फास्ट वे के 142 नंबर पे पंजाब प्लस चैनल के माध्यम से आपकी सेवाएं हमारे दर्शक जो है जो भी देख रहे हैं वो लें, और हम आप जैसे डॉक्टर जिन्होंने सेवा की है, सेवा भाव से काम कर रहे हैं, उनको हम अपनी स्क्रीन पर लेकर जाएं
और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो यूजफुल सजेशन है वो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके इसकी जो आप कई सालों से डॉक्टर्स के इंटरव्यू अपने चैनल्स पे दिखा रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, उसके लिए हाईली कमेंडेबल है। आई अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रो में आपका स्वागत है। आज हम आपके रूबरू कर रहे हैं डॉक्टर नीतू जिंदल जी को, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं डेंटल के फील्ड में, और खुद जो है ये एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेवाएं दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज में भी। डॉक्टर साहब के स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, डेंटल जो किसी ज़माने में ये होता था कि दांतों के साथ ही लोगों की काउंटिंग होती थी कि जितने दांत गिर गए उतना वो बूढ़ा हो रहा है, और धीरे धीरे लोगों को लगता था कि ये जो है जब दांत गिर जाते हैं तो फिर वो और बूढ़ा हो जाता है। तब वाला समय और अब वाला समय, जब वहाँ दांत टूटते थे और आज आप बचाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज के डेट में तो हम दांत बचाते हैं क्योंकि हमारा फील्ड भी कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट है। इसमें अगर दांतों में कीड़ा लग जाता है तो पहले क्या करते थे, जब थोड़ा सा भी कीड़ा लग जाता था तो जो दांत के डॉक्टर हैं वो पहले ये जो नई टेक्निक्स आ गई हैं, अब उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, तो वो पहले टेक्निक्स इतनी डेवलप नहीं थी, तो वो पहले क्या करते थे, दांत को निकाल देते थे, जिससे कि एक एक करके सभी दांत पेशेंट के निकल जाते थे और फाइनली पेशेंट को डेंचर पहनना पड़ता था। अब क्या है कि अगर थोड़ा सा भी कीड़ा लगता है तो पहले हम कीड़े की भराई करते हैं, बट अगर कीड़ा आगे बढ़ जाता है तो भी हम पेशेंट का जो दांत है वो आरसीटी करके बचा लेते हैं। और अगर दांत ज़्यादा खराब हो जाए तो उसके अंदर हम पिन भी लगा देते हैं, जिसको पोस्ट कहते हैं। तो पोस्ट लगाने के बाद उसके ऊपर मसाला भरा जाता है, रिस्टोरेशन की जाती है, फिर उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। इस तरह से दांत बच जाता है और पेशेंट को कैसे अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसे मुंह की सफाई रखनी है, वो सारी सावधानियां कैसे बरतनी है, वो सब भी बताया जाता है। डॉक्टर, अगर हम बात करें इस हॉस्पिटल की जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पर सेवाएं दे रहा है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं? और जैसे आपने नई नई टेक्निक्स की बात करी है, रूट कैनाल की बात करी है, इम्प्लांट की बात करी है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मेरी जो अपनी ब्रांच है वो रूट कैनाल है, जिसमें हम रिस्टोरेशंस करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर दांत पेशेंट के पीले पड़ जाए, मान लो उनके दांतों के ऊपर धब्बे आ जाए, तो हमारे पास नई टेक्निक्स हैं, दांत के रंग के मटेरियल हैं, जिससे हम दांतों के पीलेपन को दूर करते हैं। इससे हम दांतों को ब्लीचिंग भी करते हैं, नई टेक्निक्स हैं ब्लीचिंग करने की हमारे पास, और हम लैमिनेट्स भी करते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो नई टेक्निक आई है वो है पोर्सलिन के लैमिनेट्स, वो भी लगाए जाते हैं। और अगर दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो हम दांतों को पहले आरसीटी करते हैं, उसके अंदर पोस्ट भी डाल सकते हैं, और फिर हम आधुनिक तरीके से कैप भी लगाते हैं। और अगर दांत बिल्कुल ही निकालने की हद तक आ जाए तो हम निकालने के बाद उसके अंदर इम्प्लांट भी डालते हैं। तो इम्प्लांट के भी दो तरीके हैं। एक तो इम्प्लांट है जो डालने के बाद 3 महीने तक पेशेंट को इंतज़ार करना पड़ता है, पर आजकल जैसे हम देख रहे हैं बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, जैसे शुगर की प्रॉब्लम पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में हम बेसल इम्प्लांट भी डालते हैं, जिसमें तीसरे दिन ही हम पेशेंट के इम्प्लांट के ऊपर पेशेंट के कैप दे सकते हैं, तो पेशेंट आराम से तीसरे दिन खा पी सकता है। और डायबिटिक पेशेंट में तो ये बहुत ही एक मज़ेदार और आधुनिक टेक्निक है, जिसका फ़ायदा काफ़ी लोगों ने उठाया है। और थोड़े बहुत पेशेंट्स की हमने अब सर्जरीज भी स्टार्ट की हैं, जैसे कि गांठ बन जाना, सिस्ट बन जाना, इस तरह से कई पेशेंट्स हैं जो क्लिनिक पे आए हैं और ट्रीट हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो मेन हम बात करें जो भी यंग ब्लड है, मैरिजेबल एजेस है, उसके लिए आपका जो स्माइल डिजाइनिंग है वो कहते हैं कि डॉक्टर नीतू से स्माइल डिजाइनिंग कराएंगे तो बहुत बढ़िया लुक बन जाएगी। कैसे करते हैं आप? कैसे संभव है कि वो बंदा जो पहले हंसता था तो वो इतनी ज़्यादा बढ़िया उसकी हंसी नहीं थी, लेकिन बाद में आप कैसे चेंज कर देते हैं वो सारा है, उसके बारे में? जैसे कई लोग हमारे पास आते हैं तो उनके दांत ऊंचे होते हैं, अगर तो वो समय से पहले आ जाते हैं फिर तो हम उनको तारों का ट्रीटमेंट, जिसको कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बैंड ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, वो सुजेस्ट करते हैं अगर उनके पास समय हो तो, क्योंकि इस ट्रीटमेंट को 1 साल लगता है जिससे दांत अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और अगर बाय चांस पेशेंट हमारे पास पीले रंग के दांत लेके आता है तो हम ब्लीच करके उसको ठीक कर देते हैं। बट अगर पेशेंट के पास समय कम हो तो कई बार 1-2 दांत निकाले भी जाते हैं, निकालने के बाद ब्रिज लगाया जाता है, एफपीडी कहते हैं उसको, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, तो वो लगाने के बाद भी पेशेंट के जो दांत है वो अपनी अलाइनमेंट में आ जाते हैं।
नहीं तो एक कंपोजिट मटेरियल होता है, जैसे कि कई बार कई पेशेंट्स के दांतों के बीच में स्पेस होती है, गैप होता है, तो उस गैप को भी लैमिनेट से, कंपोजिट से भरा जा सकता है, तो इस तरह से उनको अपनी स्माइल वापस मिल जाती है। जैसे हम बात करें, जैसे अपने मेडिकल कॉलेज में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कारण है कि ये जो हॉस्पिटल है जिस दिन से आपने शुरू किया उसी दिन से आपने, अभी तो चलो कोरोना का एपिडेमिक है, अब तो सभी लोग जो है वो हाइजीन की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन आपने जब से हॉस्पिटल बनाया तब से आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आत्म अवेयर थे कि कोई भी बीमारी हमारे पेशेंट्स को नहीं आए, और नए से नया ट्रीटमेंट, नई से नई जो है औजार, और अपने औजारों के लिए आपने बहुत बड़ा जो है करा हुआ है उनकी सफाई के लिए। हाँ, जैसे कि हम डेंटल कॉलेजेस में देखते हैं कि एम्पल नंबर ऑफ पेशेंट्स वहाँ पे होते हैं, तो जो स्टरलाइजेशन है, डिसइंफेक्शन है, मतलब जिस तरह से औजारों को साफ़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वो मैंने शुरू से देखा है कि उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं रखा जाता, ज़्यादा सावधानियाँ डेंटल कॉलेज में बरतनी थोड़ी मुश्किल होती है। बट अगर हम देखें तो हम सेम जो औजार यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, अगर वो अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, हम दूसरे पेशेंट में यूज़ करेंगे, और अगर पहले पेशेंट में कोई बीमारी है तो वो आराम से इस औजारों के थ्रू दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि जब हम अपने क्लिनिक पे ये सुविधाएं देंगे तो हम नए औजार यूज़ करेंगे, हर पेशेंट में एक फ्रेश सेट लगाएंगे, तो इसके लिए पेशेंट को पहले अवेयर किया जाता है कि आपके जो सेट लगाया जा रहा है वो फ्रेश खोला जा रहा है, और उसके बाद सेकंड उसी के सामने उस सेट को गिरा देते हैं, और फिर नए पेशेंट के लिए नया सेट यूज़ होता है। और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम गिरा नहीं सकते बार बार, वो हर पेशेंट में नए यूज़ होते हैं और दोबारा से उनको ऑटोक्लेव किया जाता है, तो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो इसका खास ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से जैसे अब कोविड का सीन चल रहा है, तो हमें हर पेशेंट के बाद अपने क्लिनिक की सफाई करनी, उसको डिसइंफेक्ट करना, चेयर को क्लीन करना, ये सारी चीज़ों का भी बेकायदा ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टर, जो ट्रेंड सैनरो है जिसमें जंक फूड्स की जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग वैसे बैठे और ऑनलाइन हो रहे हैं, मोबाइल्स है, क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में लगता है कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से, क्योंकि हम जंक फूड से उनको आजकल रोक भी नहीं सकते, तो एज ए डेंटल आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जंक फूड हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो एक तो उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये रहती है कि वो स्टिकी होता है, कि जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे दांतों से चिपक जाता है पहली बार तो। और तो मैं यही कहूँगी कि अगर हम जंक फूड को खाना बंद नहीं कर सकते, तो जंक फूड खाने के बाद क्या सावधानियां हम मुंह में बरतनी है वो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं साथ साथ। जैसे मेरे पास कई बार छोटे बच्चे, 10 साल की कम उम्र के बच्चे दांत खराब लेकर आते हैं, तो मैं जो पेरेंट्स की काउंसलिंग है, बच्चों की काउंसलिंग है, वो भी खुद करती हूँ। मैं पेरेंट्स को बताती हूँ कि अगर आपका बच्चा कैंडीज खाना नहीं छोड़ रहा, बर्गर या पिज़्ज़ा खाना नहीं छोड़ता, तो आपको किस तरह से उसको खाने के बाद आपको ओरल कैविटी का, मुंह का कैसे ध्यान रखना है, ब्रश कितने टाइम करना है, पेशेंट के मुंह को कितनी बार उसको कुल्ला करवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी डाइट प्लान करते हैं हम, साथ में उसके डाइट चार्ट देते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो वैसे ज़्यादा सेवन इसका करना नहीं चाहिए, इसको बंद तो नहीं कर सकते, बट हम खाने के बाद ध्यान रख सकते हैं। दरअसल आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, जैसे आज आपने अवेयरनेस दी हमारे दर्शकों को, हम लोग बार बार आपसे जुड़ते रहे। जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को, ब्रशिंग के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आजकल जो लोग वैसे तो अवेयर ही हैं, क्या करेंगे? जाते जाते तो मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप सुबह तो ब्रश सभी करते हैं, बट रात को सोने से पहले भी ब्रश करें। बट इन बिटवीन अगर आप कुछ भी खाते हैं, मान लिया आपने कोई भी स्नैक्स लिए हैं, चाय ली है, टी कॉफ़ी कुछ भी ली है, तो आप 10 मिनट के बाद उठ के रिंस ज़रूर करें और पानी की मात्रा बढ़ाएं। इससे आपका जो मुंह का है बिल्कुल वो ठीक रहेगा, टेस्ट भी ठीक रहेगा, सलाइवा भी ठीक रहेगा और कीड़ा भी नहीं लगेगा दांतों में। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।
हम एक्सरे की बात करें तो पहले एक्सरे वाला जो काम है वो भी हेक्टिक था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आपने जो मॉडर्न मशीनें यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, क्या कहना चाहिए? हाँ, पहले जब हम एक्सरे लेते थे तो पहले एक्चुअली जब हम उसको डेवलप करते थे ना, तो हमारे पास एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स होता था और हमारे पास होती थी छोटी छोटी ब्लैक कलर की फिल्में। तो हम क्या करते थे, मतलब डेंटल कॉलेज में जैसे अपने को एक्सरे लेना होता है तो पेशेंट को उठ के एक चेयर से बहुत दूर किसी कमरे में जाना पड़ता है, जिससे कि हमारे औजार भी उनके मुंह में होते हैं, जिसपे गिरने का डर रहता है। तो ये चीज़ भी देखते हुए हमने ये सोचा कि चलो क्लिनिक में तो मतलब चेयर के साथ ही एक्सरे यूनिट लगना चाहिए। और इसके साथ आजकल लेटेस्ट आरबीजी सेंसर्स आ गए हैं। तो आरबीजी सेंसर से क्या होता है कि टाइम बहुत बचता है। अपन ने आरबीजी सेंसर लगाया हुआ है, जिससे क्या होता है कि अगर हम एकदम से एक्सरे खींचते हैं तो एक्सरे खींचने के बाद ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर आरबीजी का एकदम से इमेज आ जाता है, हमें तुरंत पता लग जाता है कि पेशेंट के क्या दिक्कत है।